हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एमसीक्यू सीरीज का वीडियो लेके आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट था। बीसीसीएल का एग्जामिनेशन बहुत जल्दी होने वाला है और आने वाले टाइम में डीजीएनएस का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दोनों को देखते हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए और ऐसे ही सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहला सवाल है, डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग इज डिफाइंड एज ड्रिल होल्स मोर देन डैश मीटर इन डेप्थ एंड यूज फॉर ओपन कास्ट वर्क। मतलब डीप होल ड्रिलिंग ऐसा ब्लास्टिंग पैटर्न होता है, ऐसा ड्रिलिंग पैटर्न होता है जिसमें कितना मीटर से ज्यादा गहरे होल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर, यानी 3 मीटर से गहरे होल को आप डीप होल ड्रिलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स सच वर्किंग इन ए माइंस वेयर वर्क हैज बीन टेम्पोरली स्टॉप्ड बट विच आर एक्सेसिबल एंड इंक्लूड अनसेफ वर्किंग। ऐसे वर्किंग मतलब एक ऐसा जगह जहां पे काम अभी फिलहाल के लिए बंद है, टेम्पोररी बंद है, लेकिन वो एक्सेसिबल है, वहां जा सकते हैं। इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग, वो कि अभी यूज नहीं हो रहा है, अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे वर्किंग को आप क्या कहेंगे? तो चलिए इन सभी पॉइंट को मैं फटाफट क्लियर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो होता है एबेंडेंट वर्किंग। एबेंडेंट का मतलब होता है कि जिसको हम हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं, परमानेंटली उसको बंद कर दिए हैं और कसम खा लिए कि भाई ये जगह पे तो अब दोबारा माइंस चलेगा ही नहीं। ऐसे वर्किंग को आप एबेंडेंट वर्किंग कहते हैं। जब कभी भी ऐसी वर्किंग बनाना पड़ता है, ऐसा वर्किंग कहीं रहता है, तो उस वर्किंग अगर अंडरग्राउंड माइंस का है तो उसको सील ऑफ कर दिया जाता है, और अगर ओपन कास्ट माइंस है तो उसको फेंसिंग कर दिया जाता है। एबेंडेंट वर्किंग को हमेशा अंडरग्राउंड माइंस में सील ऑफ यानी कि सील कर दिया जाता है, पूरी तरह से उसमें दीवार बना के कंक्रीटिंग करके उसको ढलाई करके पूरा पैक कर दिया जाता है। ठीक है, एबेंडेंट वर्किंग का यही नियम है। इसके बाद दूसरा आता है एक आपका डिसयूज्ड वर्किंग। डिसयूज्ड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब क्या होता है? डिसयूज्ड वर्किंग का मतलब है कि उसमें अभी टेम्पोररी काम बंद है। टेम्पोररी मतलब फिलहाल के लिए काम बंद है, अभी काम नहीं चल रहा है। वो एक्सेसिबल है। वो क्या है? एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है वहां पे हम जा सकते हैं। एक्सेसिबल का मतलब कि वहां पे फेंसिंग नहीं लगा है, वहां पे आदमी आराम से जा सकता है और जाके वहां पे देख सकता है। जैसे कि ओल्ड वर्किंग, ओल्ड वर्किंग आका इसी के कैटेगरी में आएगा। इसी के साथ इसको अनयूज्ड वर्किंग भी बोलते हैं। अनयूज्ड वर्किंग का मतलब है कि अभी फिलहाल के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर में इस्तेमाल होगा। आज से 1 महीना बाद, 1 हफ्ता बाद उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा दृष्टिकोण से हम ऐसा रखते हैं। तो डिसयूज्ड वर्किंग हो, चाहे अनयूज्ड वर्किंग हो, चाहे ओल्ड वर्किंग हो, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वहां फेंसिंग लगाएं। फेंसिंग लगाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसमें कानून ये कहता है कि जितने भी आपके सुपरवाइजरी पोस्ट वाले होते हैं, कंपिटेंट पर्सन होते हैं, जैसे कि फॉरमैन हो गए, मेट हो गए, इनके सबसे कोल वाला है, सॉरी, ओवरमैन हो गए, या माइनिंग सरदार हो गए, या उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनको जाने का अधिकार होता है। लेकिन जो जनरल वर्कर, जनरल माइनिंग वाले होते हैं, उनको जाने का वहां पे अधिकार नहीं होता है। ऐसे वर्किंग को आप डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बातें आगे। इसके बाद एक आता है आपका डिसकंटिन्यूड वर्किंग। डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूड वर्किंग का मतलब है कि एक ऐसा जगह जिसको हम टेम्पोररी बंद कर दिए हैं। टेम्पोररी बंद कर दिए हैं मतलब फिलहाल के लिए बंद कर दिए हैं, बट फ्यूचर में वो क्या होगा? फ्यूचर में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, फ्यूचर में उसको चालू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसमें फेंसिंग डाल दिए हैं। तो ऐसे वर्किंग को आप डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। फेंसिंग डाल दिए हैं तो अब क्या होगा? वहां हम नहीं जा सकते, वहां हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे इनएक्सेसिबल। क्या बोलेंगे? इनएक्सेसिबल कर दिया गया हो, ऐसे वर्किंग को आप डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलेंगे, जिसको फ्यूचर में शुरू करने की पूरी संभावना है, फिलहाल के लिए बंद है इसलिए उसमें फेंसिंग डाल दिए हैं। जो जगहें खतरनाक टाइप की होती हैं, या जो जगहों में जाने से खतरा हो सकता है, ऐसे जगहों को आपको डिसयूज्ड, डिसकंटिन्यूड करके रखना पड़ता है। उसको आप अनयूज्ड वर्किंग के तौर पे नहीं रख सकते हैं। ये आपका नियम कानून कहता है। चलिए अब आते हैं आगे। इस क्वेश्चन के आंसर अब आपको पता चल गया होगा। टेम्पोरली बंद है, पहले तो इन शब्दों पे गौर करेंगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो, है ना। टेम्पोरली बंद है, चलो ठीक है। एक्सेसिबल है, ठीक है। अनयूज्ड वर्किंग को इंक्लूड कर रहा है। तो एक्सेसिबल है और टेम्पोररी है, बंद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिसयूज्ड वर्किंग। क्या बोलेंगे?
डिसयूज्ड वर्किंग या उसको अनयूज्ड वर्किंग भी कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द ज्यादा करेक्ट आंसर। अनयूज्ड वर्किंग उसके अंदर में आता है, उसके डेफिनेशन के अंदर में आता है, बट उसको हम लोग डिसयूज्ड वर्किंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है जनरल बॉडी ऑफ एयर। जनरल बॉडी ऑफ एयर means the general atmosphere in a scene but does not include general atmosphere। मतलब जनरल बॉडी ऑफ एयर जीपीए में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होता है, बट डज नॉट इंक्लूड। इन शब्दों पे गौर कीजिएगा, जब कभी एग्जाम दीजिएगा तो लोग क्या करते हैं, जीपीए देखते हैं मारते पटाख पटाख आंसर। ऐसा नहीं करना आपको, पूरे शब्दों पे नजर डालिएगा। नॉट, डिड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट ऐसा लगा के बहुत मतलब बदल जाता है, पूरा अपोजिट हो जाता है। तो क्या इंक्लूड नहीं है, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जनरल बॉडी ऑफ एयर होता क्या है, तो अंडरग्राउंड माइंस में जो हवा होता है उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर कहा जाता है। उसमें माइंस के जितने प्रकार की गैसेस होती हैं, हवाएं होती है, वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। इसमें इंटेक साइड का हवा इंक्लूड होता है, जो बिल्कुल होता है। इसमें फेस का हवा इंक्लूड होता है, जो बिल्कुल होता है। इसमें गैलरी का हवा इंक्लूड होता है, जो बिल्कुल होता है। इसमें रिटर्न साइड का हवा इंक्लूड होता है, जो बिल्कुल होता है। तो कौन सा हवा इंक्लूड नहीं होता है, तो इसमें इंक्लूड नहीं होता है सील ऑफ एरिया का हवा। सील ऑफ एरिया का मतलब जिसको पैक कर दिया गया है पूरी तरह से, उससे कोई संबंध नहीं रहता है जीपीए का, इसीलिए हम लोग सील ऑफ एरिया को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसके बाद एक चीज बोला जाता है कि कोल के सटे एडजेसेंट स्ट्राटा में, कोल के सटे एडजेसेंट स्ट्राटा में बोरहोल, में बोरहोल। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा। कि जैसे ये आपका साइड का पिलर है, ये आपका साइड का पिलर है, और ये आपका फेस है। फेस है आपका कोयला का, यहाँ के कोयला है। बट साइड साइड में आपका क्या है, रूफ है। साइड में क्या है, रूफ है। हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग जनरली डीटीएच नाम की एक मशीन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाउन द होल। इससे हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, वो आते हैं कोर बैरल वाले, कोर बैरल वाले एक आते हैं, और एक आता है जनरल ड्रिलिंग पैटर्न से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करके चेक करते हैं कि कितना मीटर मोटा कोयला है, कोलसिन का थिकनेस कितना है, रूफ का थिकनेस कितना है, रॉक का थिकनेस कितना है। ठीक है, तो ये जो साइड साइड में अगर रॉक है, इस रॉक में अगर हम ड्रिलिंग करते हैं, तो इस ड्रिलिंग के अंदर ये जो होल हो गया या जो बोर होल हो गया, इसके हवा को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉक में किया गया है, यानी कि पत्थर में किया गया है। यही अगर कोयला में किया जाता या फेस में अगर कोई पत्थर है उसमें किया जाता, तब हम इसको इंक्लूड करते। बट ये फेस के पत्थर में या फेस के कोयला में ना होकर अगल बगल के पत्थर में किया जा रहा होल है, इसीलिए उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम लोग जीबीए में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके साथ यहाँ पे रूफ कैविटी इंक्लूड होता है। रूफ कैविटी याद रखिएगा, चाल में जो गड्ढे पड़ जाते हैं उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं जीबीए में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा हवा इंक्लूड नहीं होता। तो इंक्लूड नहीं होता में सील ऑफ एरिया, हवा इंक्लूड नहीं होता बिल्कुल। एनी बोरहोल ड्रिल्ड इन कोल। अब देखिए ये जो शब्द है ना, ये शब्द आपको मार डालेगा सर, क्वेश्चन ऐसा देगा ना कि आप गलती करेंगे ही करेंगे अगर आपका पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। यहाँ पे कोल लिखा हुआ है तो इसको इसको सोचेंगे और ऑप्शन नंबर बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ठोक के चले जाएंगे, सीना ठोक के, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, यानी सील ऑफ एरिया। ठीक है, क्योंकि कोयला इंक्लूड होता है, कोयला की जगह पे अगर रॉक लिखा होता और एडजेसेंट शब्द का इस्तेमाल करता तब ही हम बोलते। लेकिन अगर यहाँ पे एडजेसेंट ना लिखकर सिर्फ रॉक लिखता, एनी बोर होल इन रॉक, तब भी हम इसको इंक्लूड करते। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी बहुत घुमा देता है। अगला क्वेश्चन है द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव इन शॉर्ट होल इज कॉल्ड। मतलब बोला गया है कि एक शॉर्ट होल है, एक होल है, ड्रिल किए, इस होल में एक बारूद था। इस बारूद को जब ब्लास्ट किए तो पूरा का पूरा बारूद ब्लास्ट नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपको पता होगा। इसको हम मिस फायर बोलेंगे। लोगों को कंफ्यूजन किन शब्दों में होता है, पहले हम आपसे रूबरू करा देना चाहते हैं। मिस फायर, सॉकेट, कट ऑफ, ब्लोन थ्रू शॉट, ब्लोन आउट शॉट। इन सभी शब्दों से हम रूबरू होते हैं। मिस फायर का मतलब है बारूद जो आपका एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज है, या तो वो पूरा नहीं फटा, या तो वो आधा नहीं फटा, या उसका कुछ भाग नहीं फटा, कुछ भाग नहीं फटा, मतलब बच गया, तो उसको हम लोग मिसफायर बोलेंगे।
तो मिसफायर का पूरा संबंध सिर्फ और सिर्फ बारूद से है, सिर्फ और सिर्फ बारूद से है, सिर्फ और सिर्फ बारूद से संबंध है। इसका होल से कोई संबंध नहीं होता है। इस चीज को एकदम ध्यान रखिएगा, आपको समझने में आसानी होगा। मिसफायर का मतलब है पूरा का पूरा बारूद नहीं फटा, और बारूद अभी होल में ही है। बारूद कहाँ है? होल में ही है। ऐसा नहीं कि होल फाड़ के बाहर आ गया, नहीं, होल में ही है, तो उसको हम लोग मिसफायर कहेंगे। लेकिन यही चीज अगर ऐसा हो कि बारूद बाहर आ गया, दीवाल था, दीवाल में जहां पे आप खड़े हैं फेस में, फेस के तरफ ही बाहर आ गया। बेसिकली आप यहाँ खड़ा नहीं रहते, आपको दूर रहना होता है, टू राइट एंगल यानी 50 मीटर से दूर रहना होता है। लेकिन आप जहाँ पे खड़े हैं, मान के चलिए फेस है, फेस की तरफ अगर आप बाहर आके बारूद फटा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ब्लॉन आउट शॉट। तो क्या बोलेंगे? ब्लॉन आउट शॉट बोलेंगे। इसका भी बारूद से कम संबंध है, और ये बारूद बाहर आके फटता है। यही वाला ऐसा कहीं कहीं होता है कि जो दीवार का पार्टीशन होता है वो कम होता है, ठीक है, और वो उसके कारण क्या होता है, वो बारूद हम यहाँ डाले हैं, लेकिन वो फेस के उल्टा डायरेक्शन, मतलब दीवार को फाड़ के पीछे साइड में आके फट जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ब्लॉन थ्रू शॉट बोलते हैं, मतलब पार पार हो जाता है बारूद, ठीक है। कम पार्टीशन के कारण दीवार का पार्टीशन जो आपका होता है, जो मिनरल का पार्टीशन होता है, कम होता है, तो इसको ब्लॉन थ्रू शॉट बोलते हैं। अब बच गया सॉकेट और कटअप, इसको समझिएगा। समझिएगा, 6 होल हम दिखा रहे हैं। इसमें से ऐसा है कि एक होल, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सब में बारूद डाला हुआ, ऐसा आप मान के चलिए। अब क्या हुआ, 2 नंबर में हम क्या किए थे? 2 नंबर में हम बारूद ज्यादा डाल दिए थे, यानी हम क्या कर दिए थे? हम ओवर चार्जिंग कर दिए थे, या फिर हम स्टेमिंग सही से नहीं किए थे, जिसके कारण क्या हुआ, या और भी बहुत सारे कारण होता है कि स्टार्टर अगर बहुत कमजोर है, तो इस कारण से क्या हुआ, ये 2 नंबर का बारूद इतना जोर से फटा भैया, इतना जोर से फटा, इतना जोर से फटा कि आसपास का होल को तोड़ दिया। आसपास का होल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सॉकेट बोलेंगे। यानी ये क्या करता है? एडजेसेंट होल को ये तोड़ देता है, एडजेसेंट होल को ये क्या करता है? तोड़ देता है। तो उसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और कट ऑफ का मतलब क्या होता है? बेसिकली कट ऑफ का मतलब होता है कि मान के चलिए बहुत सारे होल है, ठीक है, और ये फटा, बट आपका एक आध वो ऐसा था कि ड्रिल किए थे बट उसमें बारूद नहीं डाले थे और वो फट गया, वो टूट गया, है ना, तो उसको हम लोग कटअप बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के कटअप में बारूद का कोई कॉम्बिनेशन नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता, बारूद का कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। जो बचा हुआ होल है, जैसे मान के चलिए कटअप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक लंबा होल है, उसमें आधा होल टूट गया, आधा होल बाकी रह गया, तो उसको कटअप बोलते हैं, सिंपल भाषा में समझिए। चलिए, अब आते हैं, हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर है, चूंकि मैंने बताया था कि बारूद का संबंध एक्सप्लोड टू इंटायर कार्ट्रिज ऑफ एक्सप्लोसिव इन शॉर्ट होल इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिस फायर, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस डिफाइंड एज। तो भैया इतना भारी भारी शब्द आपको दे दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या ये शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे समझते हैं, कैसे समझाएं। चलिए हम अपने भाषा में समझाते हैं। चलिए, ऐसा समझिएगा कि आप किसी अंडरग्राउंड माइंस में जा रहे हैं, ठीक है, और अंडरग्राउंड माइंस में आपको इंक्लाइन में जा रहे हैं। आपको इंक्लाइन में दिखाई देता है कि एक पर्टिकुलर जगह है जहां का रूफ थोड़ा खराब लग रहा है। रूफ क्या लग रहा है? रूफ आपको खराब लग रहा है, ठीक है। तो रूफ आपको खराब लग रहा है, आज आप देखें, रूफ आपको खराब लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट का जरूरत है, यहाँ पे किसका जरूरत है? यहाँ पे सपोर्ट लगा देंगे तो आपका रूफ ठीक हो जाएगा। फिर अगला दिन आप ड्यूटी पे आए, दूसरा दिन आप देख रहे हैं कि जो रूफ का कंडीशन है वो पहले से और खराब हो गया है। अब तीसरा दिन ड्यूटी पे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यार अब तो और ज्यादा खराब हो गया है, अब तो इमीडिएट सपोर्ट लगाने का जरूरत है। चौथा दिन आके देख रहे हैं कि भैया अब तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, अब सपोर्ट लगा के भी कोई फायदा नहीं है, इसको ड्रेसिंग करके गिरा ही देना चाहिए। पांचवा दिन आके देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि रूफ पूरा पूरी लटका हुआ है। और छठा दिन आप ऐसा कहानी सुन रहे हैं कि एक आदमी इसी चट्टान के नीचे से गुजर रहा था, इसके माथा में गिर गया पत्थर और ये आदमी दब के मर गया। तो आप ये कहानी सुन, तो आप ये क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि समय के साथ जब हम इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका हालात सिचुएशन और खराब होते जा रहा है, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहला दिन ये देख के अंदाजा लगा रहे थे कि रूफ का कंडीशन कितना खराब है और नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइक्लीहुड। क्या बोलते हैं इसको? लाइक्लीहुड को बोलते हैं, इसी को लाइक्लीहुड बोलते हैं। लाइक्लीहुड को अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। अब ये चीज को समझिए, प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। प्रोबेबिलिटी मतलब जब हम पहला दिन देखे तो हम क्या देखे थे, हम देखे थे रूफ का रूफ आपका खराब है, रूफ फ्यूचर में रूफ फॉल हो सकता है। तो रूफ फॉल हमारा क्या था, रूफ फॉल हमारा एक प्रोबेबिलिटी था कि भैया रूफ फॉल हो सकता है, ये हमारा अंदाजा था। हम सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछाल के बोलते हैं हेड आएगा या टेल आएगा, तो हम क्या बोलते हैं भैया हेड आएगा टेल आएगा। ये क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी है। हेड टेल आपके हाथ में नहीं, वो एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांसेस है, ठीक है। और एक्सपोजर का मतलब क्या था, रूफ के नीचे से जब आप रोज गुजर रहे हैं, पहला दिन गुजरे, दूसरा दिन गुजरे, तीसरा दिन गुजरे, चौथा दिन गुजरे, पांचवा दिन गुजरे, छठा दिन आप कहानी सुने कोई आदमी माथा में गिर के रूफ फॉल हो गया, तो आप जो देख रहे हैं लगातार, तो ये क्या है, ये एक टाइम बीत रहा है आपका, और धीरे धीरे ये टाइम के साथ सिचुएशन खराब होते जा रहा है, मतलब एक्सपोजर होते जा रहा है, खतरा की तरफ एक्सपोजर होते जा रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सपोजर। समझे? प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि चांसेस, एक तरह से समझिए चांसेस, और एक्सपोजर का मतलब है समय। तो समय के साथ साथ चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना को आप इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऐसा खतरा को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो समय के साथ वो खतरा बढ़ता जाता है। तो ये दोनों को मिला के हम लाइक्लीहुड कहेंगे। ओके, इसके बाद एक होता है कॉन्सिक्वेंसेस, एक होता है कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या चीज होता है, इसको हम ऐसा समझिएगा, इसका कितना इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे जैसे वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि आप एक इंक्लाइन से गुजर रहे थे, एक जगह का चट्टान खराब था, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा, कितना बड़ा का इम्पैक्ट होगा, कितना दूर तक रूफॉल होगा, उस रूफॉल में कितना आदमी गिर सकता है, कितना आदमी मर सकता है, इन चीजों के बारे में पता करने, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कितना खतरा हुआ या कितना डैमेज हुआ, ये सबको कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। अब समझिएगा दो चार चीज। सबसे पहले एक टर्म होता है हजार्ड, ठीक है। हजार्ड का मतलब होता है, एक तरह से समझिए कि ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस, ठीक है। सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, है ना। इसको आप ऐसा समझिए, हजार्ड का मतलब होता है खतरा, ठीक है। रिस्क, रिस्क का मतलब होता है कि हम एक चांसेस लेते हैं, एक्सटेंड टू हार्म, एक्सटेंड टू हार्म, ठीक है। अब समझिएगा, ऐसा समझिएगा कि एक सड़क है, एग्जाम्पल के तौर पे एक सड़क है, उस सड़क में एक तार गिरा हुआ है, ठीक है। अब ये तार में बिजली दौड़ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब अगर कोई आदमी इस तार को छुएगा तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है ये तार मात्र 200 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो, तो उस आदमी को झटका लगेगा, वो आदमी दौड़ के वहां से भागेगा, बोलेगा करंट मारा, करंट मारा, करंट मारा। ये हो सकता है कि 650 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो, इस करंट में 650 वोल्ट का करंट दौड़ रहा हो, तो उस आदमी को जब वो हाथ से पकड़ेगा तो उसको बहुत जोर से धमाका, बहुत जोर से झटका मारेगा, हो सकता है वो पैरालिसिस भी उसको हो सकता है। अगर 11,000 वोल्ट के आसपास का बिजली उस तार में दौड़ रहा होगा तो क्या होगा, तो वो आदमी छूते साथ जल जाएगा, फिर उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जो तार गिरा है ना, ये क्या है, ये एक हजार्ड है। ये क्या है, ये एक हजार्ड है, ये खतरा है, ठीक है। ये क्या है, ये हजार्ड है, ये खतरा है। लेकिन कितना खतरा है भैया, है कितना खतरा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि कितना वोल्ट का करंट दौड़ रहा है, इस रोड में कितनी गाड़ियां पास हो रही है। ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस पे भी डिपेंड करता है कि बारिश का मौसम तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बारिश का मौसम चल रहा है तो आसपास में झाड़ियां तो नहीं है, तो आसपास की सिचुएशन माहौल पे डिपेंड करता है। तो रिस्क इज द, एक तरह से कह सकते हैं कि रिस्क हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क कहा जाता है कि जो नाप रहा है खतरा, कितना खतरा है, इसको हम बोलेंगे रिस्क, ठीक है। कितना खतरा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग रिस्क बोलेंगे कि कितना खतरा है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको हजार्ड समझ में आ गया, आपको रिस्क समझ में आ गया, आपको लाइक्लीहुड समझ में आ गया,
आपको कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गया, ठीक है। अब एक तो फॉर्मूला होता है, इसको आप समझ लें चाहे रट लें, जैसा आपको ठीक लगे उचित लगे आप लिख सकते हैं बेशक, ठीक। तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला होता है रिस्क बराबर लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अभी जो लाइकलीहुड है इसका फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लाइकलीहुड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। तो रिस्क बराबर क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, लाइकलीहुड को यहाँ पुट कर देंगे। तो लाइकलीहुड को चलो पुट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर इनटू कॉन्सिक्वेंसेस, बस यही तो है फॉर्मूला। यही वाला तो आपको रटना है। अब ये समझ में आ गया कि कैसे क्या क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, क्यों होता है ऐसा, क्यों निकालते हैं, क्यों रटते हैं सब चीज को। तो आई होप आपका ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम दो चार चीज आपको अपनी तरफ से बताना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ लीजिएगा इसको, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ग्राफिक टैब, जस्ट अ सेकेंड, देख लीजिए रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा पोपट हो रहा है रिकॉर्ड बहुत बढ़िया। नहीं, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन स्पेसिफिक अनवांटेड इवेंट एंड इट्स पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉन है। अब इसको आप क्या बोलेंगे बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर आप चैट में मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको पता है, रिस्क हो जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था रिस्क इसका सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन। जब कभी भी कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो नोटिस होता है उसको हम लोग माइंस एक्ट के हिसाब से बताइएगा कि किसको देते हैं और कब देते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप आई होप बताएंगे, बताइएगा। सेक्शन 12 में क्या है, सेक्शन 16 में क्या है, सेक्शन 24 में क्या है, सेक्शन 25 में क्या है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। सेक्शन 12 तो आपको याद रहना ही चाहिए, सेक्शन 12 में कमिटी है, ठीक है। सेक्शन 16 में क्या है, जब कभी भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके तहत आपको नोटिस देना पड़ता है। सेक्शन नंबर 24 में क्या है, तो बेसिकली जब कभी भी एक्सीडेंट होता है उस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठता है, वो आपका सेक्शन नंबर 24 में है। और सेक्शन नंबर 25 में क्या होता है, नोटिफाइड डिजीज का आपको नोटिस देना पड़ता है, नोटिफाइड डिजीज का आपको नोटिस देना पड़ता है। तो ये सब आपका इसी के अंदर में आता है। तो यहाँ पूछा गया जो क्वेश्चन, उसका सही आंसर है सेक्शन नंबर 16, ठीक है। सेक्शन नंबर 16 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 16 में एक आध बातें हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। सेक्शन नंबर 16 के हिसाब से, यानी कि माइंस एक्ट के सेक्शन 16 के हिसाब से आपको आईबीएम को भी नोटिस देना पड़ता है, सीआई को, आरआई को, डीएम को। इसमें आईबीएम जो है वो बढ़ जाता है, जो कि कोला वाला सीएमआर में नहीं दिया हुआ है। आईबीएम का मतलब होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। ये इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि पूरे भारत में जहां जहां पे कितना कितना रिजर्व है उसका रिकॉर्ड रखना। तो कभी भी आप माइनिंग करते हैं तो उसका रिकॉर्ड आईबीएम को रखना पड़ता है, ताकि वो एक एक माइंस को जोड़ जोड़ के पूरा स्टेट का, पूरा डिस्ट्रिक्ट का ऐसे करके वो निकालता है डाटा। तो इसलिए आईबीएम को डिटेल पता होना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस इज सबमिटेड इन द फॉर्म। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस कौन से फॉर्म में दिया जाता है, नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस कौन से फॉर्म में दिया जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे फॉर्म को एक बार बता देता हूँ आपको। सीएमआर वाला देखिए, सीएमआर 2017, लेकिन इसमें फॉर्म कितने हैं, 16। 17 है 2000, लेकिन इसमें फॉर्म है टोटल 16। टोटल फॉर्म 16 कौन कौन से हैं,
वन सीरीज का आपका 5 फॉर्म है, 1A, 1B, 1C, 1D, सॉरी वन सीरीज का 4 फॉर्म है, गलती हो गया था। ठीक है, 2 सीरीज का कितना फॉर्म है? 2 सीरीज का आपका 5 फॉर्म है, 2A, 2B, 2C, 2D और 2E। फिर आपका 3 सीरीज का कितना फॉर्म है? सिंगल 3। 4 सीरीज का कितना फॉर्म है? 3 फॉर्म है, 4A, 4B, 4C। 5 सीरीज का सिंगल 5 फॉर्म है और 6 सीरीज का भी सिंगल 6 फॉर्म है और 7 सीरीज का भी सिंगल 7 फॉर्म है। अब चलिए इसको टोटल मारते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 फॉर्म आपको दिख गया है। अभी हम समझते हैं जो पहला सीरीज है, वन वाला जो सीरीज है, फॉर्म वाला जो सीरीज है, इसका संबंध किससे है? जब कभी भी आप माइंस को ओपन करते हैं, जब कभी भी आप माइंस को रीओपन करते हैं, मतलब एक लंबा टाइम से बंद था फिर से आप उसको खोलते हैं, या फिर आप माइंस को क्लोज करते हैं, या आप माइंस को डिसकंटिन्यूअस करते हैं, ठीक है, लंबा टाइम के लिए बंद करते हैं, अबेंडन करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वन वाला फॉर्म काम में आता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम 1A, 1B, 1C, 1D को समझते हैं। 1A क्या होता है? जब कभी भी आप नया नया माइंस खोलते हैं तो उसका जो नोटिस होता है वो फॉर्म नंबर 1A में दिया जाता है। 1B में क्या होता है? अगर मान के चले कोई माइंस पहले से खुला हुआ था फिर बंद हो गया था, आप उसको रीओपन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको 1B में फॉर्म दिया जाता है, 1B में नोटिस दिया जाता है। 1C में क्या होता है? सी फॉर क्लोजर, सी फॉर क्लोजर या फिर अबेंडेंट, क्लोजर या फिर अबेंडेंट का नोटिस आपको 1C में दिया जाता है। और 1D क्या होता है? 1D होता है डिसकंटिन्यूएंस, डिसकंटिन्यूएंस। अब ये दोनों का मतलब क्या है, तीनों का मतलब समझा देते हैं, आपको समझिए। देखिए ऐसा है, जब आप छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो दुर्गा पूजा का या कोई छुट्टी का नोटिस आता था, तो ऐसे आता था सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका स्कूल कल दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख तक बंद रहेंगी, पुनः कक्षाएं इतनी तारीख से आरंभ होंगी। तो ये जो क्लोजर होता है उसका मतलब ये होता है कि हम बंद कर रहे हैं, उसका एक शेड्यूल फिक्स है कि कब से कब तक बंद रहने वाला है और कब ओपन होने वाला है, ये सब कुछ हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, फिक्स कर चुके हैं। वैसे को हम क्लोजर कहेंगे, वैसे बंद को हम क्या कहेंगे? क्लोजर कहेंगे। अबेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अबेंडमेंट का मतलब होता है कि हम भी डिसाइड कर चुके हैं कि ये माइंस अब हमेशा के लिए बंद हो रहा है, अब दोबारा कभी खुलेगा नहीं ये माइंस, तब भी हम लोग 1C के तहत ही नोटिस देते हैं। 1D का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअंस, 1D में डिसकंटिन्यूअंस का नोटिस देते हैं। ये क्या होता है? ये होता है भैया पता नहीं, पता नहीं मतलब आज माइंस हम बंद तो कर रहे हैं लेकिन कब खुलेगा ये पता नहीं, कब तक बंद रहेगा ये पता नहीं, कब इसका माइंस का फिर से हम कुछ आगे का डिसीजन लेंगे ये पता नहीं, कब तक कोई चांसेस कुछ ऐसा उम्मीद कुछ नहीं पता, तो उस केस में उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं और 1D के तहत इसका नोटिस भेजते हैं। फिर आता है फॉर्म 2A, फॉर्म 2B, फॉर्म 2C, फॉर्म 2D, फॉर्म 2E। 1A 2E का मतलब क्या होता है? 2E का मतलब होता है माइंस का नाम, माइंस का अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं, जैसे अगर माइंस का नाम था कुछ, आप चेंज कर रहे हैं कुछ, आपका माइंस का नाम था ब्लैक डायमंड माइंस, माइंस का नाम था ब्लैक डायमंड माइंस, आप मानते हैं कि ब्लैक डायमंड बहुत बनौती है, आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप इस माइंस का नाम रख देंगे व्हाइट डायमंड माइंस। ठीक है, तो इसको हम लोग फॉर्म 2A के तहत नोटिस भेजेंगे। फॉर्म 2B क्या होता है? फॉर्म 2B में बेसिकली जो माइंस का ऑनर होता है वो चेंज होता है। ऑनर चेंज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल एक माइंस था जो BCCL का हुआ करता था, अब वो माइंस टाटा को बेच दिया है तो ऑनर में चेंज हो गया है, तो उस केस में हमको DGMS को नोटिस भेजना पड़ता है फॉर्म 2B के तहत। फॉर्म 2C क्या होता है? 2C का मतलब होता है एड्रेस चेंज। एड्रेस चेंज का मतलब होता है, कभी आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा ऑनर का एड्रेस चेंज, ऑनर का एड्रेस चेंज का मतलब होता है हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर में ऑनर बैठते हैं तो वहां का एड्रेस चेंज को हम लोग ये कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो CCL है उसका मुख्यालय है रांची में, CCL ऐसा डिसाइड करती है कि हम अपना रांची से मुख्यालय को, हेड क्वार्टर को धनबाद शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस फॉर्म में वो 2C के तहत नोटिस भेजेगी DGMS को, यानी CI साहब को। फॉर्म 2D में क्या होता है? फॉर्म 2D में होता है नियुक्ति ऑफ सम पर्सन्स, ऐसा लिखा होगा आपका एक आपका बेसिकली जब आप पढ़िएगा तब, लेकिन कौन कौन सा आता है इसमें पोस्ट वो मैं बता देता हूँ। शुरू कीजिएगा बड़ा से, एजेंट सबसे बड़ा, फिर मैनेजर, ठीक है,
जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे कंफर्म करनी थी। एजेंट हो गया, मैनेजर हो गया, उसके बाद मैनेजर हो गया, उसके बाद ओके। 6 का तो जस्ट एक टोटल 7 होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, टोटल इसमें 7 होते हैं। ओके, 7 लोग होते हैं जिनका नियुक्ति जब कभी किया जाता है तो उस केस में डीजीएमएस को नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। एक बार मुझे फिर से एक बार रब करनी है, जस्ट अ सेकंड। फॉर्म 2D के तहत क्या होता है, अपॉइंटमेंट, जब कभी कभी कुछ कुछ पोस्ट के लोग होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उसका नोटिस डीजीएमएस को, डीजीएमएस का मतलब क्या होता है, सीआई साहब को भेजना होता है। कौन कौन से लोग होते हैं वो, तो सबसे बड़ा से शुरू करते हैं, एजेंट होते हैं, ठीक है। एजेंट का नियुक्ति करते हैं तो आपको बताना पड़ता है। मैनेजर का नियुक्ति करते हैं माइंस को तो बताना पड़ता है। सेफ्टी ऑफिसर का नियुक्ति करते हैं तो बताना पड़ता है। वेंटिलेशन, ये छूट रहा है, वेंटिलेशन ऑफिसर का नियुक्ति होता है तो बताना पड़ता है। असिस्टेंट मैनेजर का नियुक्ति होता है तो बताना पड़ता है। इसके बाद इंजीनियर का नियुक्ति होता है तो बताना पड़ता है, और साथ ही अगर सर्वेयर का नियुक्ति होता है तो बताना पड़ता है, ठीक है। तो यानी कि 2D के तहत हमको नोटिस भेजना पड़ता है। और 2E में क्या है, 2E में है टर्मिनेशन। 2E में क्या है, 2E में है टर्मिनेशन, यानी कि जब आप टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, जब आप टर्मिनेट करते हैं मतलब नौकरी से निकालते हैं, उस केस में भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है, फॉर्म 2E के तहत। काफी टाइम चल रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसको सेकेंड, 2E में आपको क्या करते हैं, 2E में आपको टर्मिनेशन करते हैं इन्हीं पोस्ट का। एजेंट को टर्मिनेट करना है, मैनेजर को, सेफ्टी ऑफिसर को, वेंटिलेशन ऑफिसर को, असिस्टेंट मैनेजर को, इंजीनियर को, सर्वेयर को, तो आपको 2DE के तहत आपको नोटिस देना पड़ेगा डीजीएमएस को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस का फॉर्म पूछा है तो आपको ये बताना है कि कौन सा फॉर्म होगा, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भैया वही वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको दुनिया भर का फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका वाला आंसर क्या होगा। ऐसे लिखना है P4 Q3 ऐसा करके आपको लिख के भेजना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। और अगर क्लासेस करना चाहते हैं, जस्ट सेकंड, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, चाहे बीसीसीएल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या होल इंडिया की अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी माइनिंग सेक्टर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें आपका पूरा पोर्शन मैं बता ही देता हूँ शॉर्ट में, 1 2 3 एमटी यानी डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 2 3, साथ ही माइनिंग के बहुत सारे पोर्शन, अपडेटेड पोर्शन के साथ। इसके बाद आपका जो लेजिस्लेशन है पूरा, सीएमआर, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीटेड बात रूल, सब कुछ कवर किया जाएगा। साथ ही साथ आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है, बीच बीच में मैं टेस्ट भी देता रहता हूँ, जैसे अभी बीसीसीएल का टेस्ट आने वाला है, हाँ, तो बीसीसीएल वाले बच्चों को फायदा हो जाएगा अगर आप टेस्ट होंगे तो। मैं कोशिश करूंगा कि मॉक टेस्ट आपको बीसीसीएल का कम से कम 8 से 10 दे दूंगा, क्लास नहीं, है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और डीजीएमएस वाले बच्चे तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा डीजीएमएस, चाहे आप माइनिंग सरदार की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ओवरमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर कोल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा बैचेज। ऑलरेडी बैचेज चल रहे हैं, उसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, बहुत सारा पोर्शन का, कुछ पोर्शन बाकी है, बाकी मैं डाल दूंगा। और टेस्ट आपका टाइम टू टाइम आता रहेगा, लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूँ बीच बीच में। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 6200670155, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा, नौकरी चाकरी वाला आदमी, गरीब आदमी है, बिजी रहते हैं थोड़ा, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपने हिसाब से आपको रिप्लाई कर दूंगा, सारा डिटेल में वहीं पे बता दूंगा। 6200670155। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।